नमस्कार। चलिए आज 10वीं कक्षा के मराठी पाठ्यक्रम से एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करते हैं। नमस्कार। विषय है जगणे कॅक्टसचे यानी कैक्टस का जीवन। ये अनुरोध खास तौर पर 2025 की एसएससी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आया है। और ये विषय है भी बहुत दिलचस्प। सोचिए, एक ऐसा पौधा जो लगभग 95% पानी से बना है, हाँ, लेकिन रहता उस जगह है जहाँ पानी का मतलब दूर दूर तक कोई निशान नहीं होता। सही बात है। ये तो एक पहेली जैसा लगता है। बिल्कुल। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और समझेंगे कि कैक्टस का जीवन सिर्फ एक पार्ट नहीं, बल्कि मुश्किल हालात में जीने की एक पूरी गाइड बुक है। तो फिर चलिए इसकी एक एक परत खोलते हैं। पाठ की शुरुआत ही रेगिस्तान के बारे में हमारी जो आम सोच है उसे चुनौती देती है। हाँ, जब हम रेगिस्तान के बारे में सोचते हैं तो मन में तपती रेत, गर्म हवाएं और एक वीरान बेजान जमीन की तस्वीर आती है। पाठ में भी इसे रूक्ष और शुष्क कहा गया है। जी, लेकिन लेखक तुरंत एक सवाल उठाते हैं। क्या ये सच में निर्जीव है? बिल्कुल, यही इस पाठ का शुरुआती बिंदु है। लेखक हमें उस चीज में जीवन देखने के लिए कह रहे हैं जिसे हम अक्सर बंजर मान लेते हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत है कैक्टस। हाँ, कैक्टस का होना ही इस बात का संकेत है कि उस जमीन में जीवन है। वो रेगिस्तान की जीवंतता का एक जीता जागता प्रमाण है। उसकी मौजूदगी बताती है कि यहाँ पानी है, भले ही सतह के नीचे छिपा हो। मतलब ये सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि एक तरह का एक नक्शा है। हाँ, एक नक्शा जो पानी की तरफ इशारा कर रहा है। ये तो रेगिस्तान में फंसे किसी यात्री के लिए जीवन दान जैसा हो सकता है। हो सकता है। और पाठ में रेगिस्तान के माहौल का बड़ा सजीव वर्णन भी है, जहां सूरज आग उगल रहा है और फिर अचानक बारिश की कुछ बूंदें गिरती हैं और सब कुछ बदल जाता है। हाँ, और वो वर्णन बहुत जरूरी है। वो दिखाता है कि लंबे इंतजार और संघर्ष के बाद जब राहत मिलती है तो उसका अनुभव कितना गहरा होता है। सही। कैक्टस जो महीनों या सालों तक चुपचाप सब कुछ सहता है, बारिश की उन बूंदों से जैसे ची उठता है। लेखक ने लिखा है कि वो आनंदाने गाने गा डोलू लागतो, यानी खुशी से गाना गाते हुए झूमने लगता है। जी, ये सिर्फ एक काव्यात्मक कल्पना नहीं है, ये उसके जीवन के उत्सव का क्षण है। ये बहुत खूबसूरत कल्पना है, लेकिन ये उत्सव मनाने के लिए पहले उसे उन कठिन परिस्थितियों में जीवित रहना पड़ता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो जिंदा कैसे रहता है। हाँ, आखिर कैक्टस इस बेहद मुश्किल माहौल में खुद को जिंदा कैसे रखता है? मुझे लगता है परीक्षा के दृष्टिकोण से ये इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। निश्चित रूप से। अगर बोर्ड परीक्षा में ये सवाल आता है कि कैक्टस वाळवंटात आपले अस्तित्व कसे टिकून ठेवतो, यानी कैक्टस रेगिस्तान में अपना अस्तित्व कैसे बनाए रखता है, तो उसका जवाब कैक्टस की बनावट के 3 मुख्य रहस्यों में छिपा है। और ये सिर्फ रटने वाली बात नहीं है, ये प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। तो इसका पहला रहस्य क्या है? मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि इसका संबंध पानी जमा करने से है। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। कैक्टस की सबसे बड़ी खूबी है पानी का भंडारण। पाठ में बताया गया है कि कैक्टस का तना, जिसे मराठी में खोड़ कहते हैं, वो किसी साधारण पेड़ की तरह सख्त लकड़ी का नहीं होता। ये मांसल और स्पंजी होता है, बिल्कुल एक सोख्ते की तरह। अच्छा। जब भी बारिश होती है, ये ज्यादा से ज्यादा पानी सोखकर अपने अंदर जमा कर लेता है। आप अंदाजा लगाइए, इसके कुल वजन का 90 से 95% हिस्सा पानी हो सकता है। 95%? ये तो लगभग पानी का एक चलता फिरता टैंक हो गया। बिल्कुल, लेकिन सिर्फ पानी जमा करना काफी नहीं होगा। उसे भयंकर गर्मी में उड़ने से बचाना भी तो एक चुनौती होगी। और यहीं पर इसकी इंजीनियरिंग का दूसरा कमाल दिखता है। जी, इसकी बाहरी त्वचा मोटी और मोम जैसी चिकनी होती है। ये परत एक वाटरप्रूफ जैकेट की तरह काम करती है, जो पानी के वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन को लगभग रोक देती है। तो इस तरह वो महीनों तक अपने अंदर जमा पानी से गुजारा कर सकता है। सही पकड़ा। ठीक है, तो पहला रहस्य हुआ इसका स्पंजी तना और वाटरप्रूफ त्वचा। अब आते हैं कैक्टस की सबसे बड़ी पहचान पर, उसके कांटे। कांटे। मुझे हमेशा लगता था कि कांटे सिर्फ जानवरों से बचने के लिए होते हैं, लेकिन पाठ पढ़ने पर लगा कि इनका पानी से भी कोई गहरा रिश्ता है, जो मुझे पूरी तरह समझ नहीं आया। यही तो इस पाठ की सबसे गहरी बात है। हाँ, आपने सही पकड़ा। कांटों का एक काम तो आत्मरक्षा है ही। वो तो है। रेगिस्तान में पानी की इतनी कमी है कि हर जानवर पानी के इस स्रोत पर हमला करना चाहेगा। ये कांटे उसे बचाते हैं। लेकिन इनका दूसरा और शायद सबसे जरूरी काम है पानी को बचाना। पानी को बचाना? वो कैसे? असल में ये कांटे कैक्टस की पत्तियां हैं। क्या?
पत्तियां? हाँ, पत्तियां जो लाखों सालों के विकास में बदल गई हैं। पत्तियां कांटों में बदल गई? ये तो बहुत ही हैरान करने वाली बात है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सामान्य पत्तियों की सतह बहुत बड़ी होती है और उन पर हजारों छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे पानी लगातार भाप बनकर उड़ता रहता है, जिससे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। बिल्कुल। अगर कैक्टस की भी आम पेड़ों जैसी पत्तियां होती तो वो कुछ ही दिनों में अपना सारा पानी खो देता। इसलिए प्रकृति ने एक शानदार समाधान निकाला। पत्तियों को सिकोड़कर सुई जैसे कांटों में बदल दिया। एकदम सही। इससे सतह का क्षेत्रफल लगभग शून्य हो गया और पानी की बर्बादी पूरी तरह रुक गई। इसीलिए पाठ में एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, कांटे हेज कैक्टस चे जीवन। कांटे ही कैक्टस का जीवन है। मतलब जो चीज हमें उसकी कठोरता या एक कमी लगती है वही उसके जीवन का आधार है। बिल्कुल, ये जीवन का एक बहुत बड़ा दर्शन है। तो ये हुआ दूसरा रहस्य, और तीसरा रहस्य जरूर इसकी जड़ों से जुड़ा होगा। हाँ, इसकी जड़ें भी इसकी रणनीति का एक अहम हिस्सा हैं। कैक्टस दोहरी रणनीति अपनाता है। दोहरी रणनीति? जी, इसकी कुछ जड़ें तो पानी की तलाश में जमीन में बहुत गहराई तक चली जाती हैं ताकि जमीन के नीचे के पानी तक पहुंच सकें। लेकिन साथ ही इसकी बहुत सी जड़ें जमीन की सतह के ठीक नीचे एक जाल की तरह फैली होती हैं। अच्छा, इसका क्या फायदा है? इसका फायदा ये है कि रेगिस्तान में जब कभी हल्की सी भी बारिश होती है तो ये फैला हुआ जाल उस पानी की हर एक बूंद को जमीन में रिसने से पहले ही तुरंत सोख लेता है। कमाल है। तो तना पानी को स्टोर करता है, कांटे पानी को बचाते हैं और जड़ें पानी को ढूंढती और सोखती हैं। ये एक परफेक्ट सर्वाइवल सिस्टम है। परीक्षा के लिए इन 3 बिंदुओं, मांसल तना, कांटों में बदली पत्तियां और दोहरी जड़ प्रणाली को विस्तार से समझाना बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल, और सिर्फ ये लिखना नहीं कि पत्तियां कांटों में बदल गईं, बल्कि ये भी समझाना कि क्यों बदली, वाष्पीकरण रोकने के लिए। यही गहरी समझ आपको अच्छे अंक दिलाएगी। तो ये तो हुई इसके अकेले जीने की कला की बात, लेकिन क्या ये सिर्फ अपने लिए ही जीता है या रेगिस्तान के बाकी जीवों के लिए भी इसकी कोई अहमियत है? बहुत अच्छी बात पूछी आपने। पाठ में तो इसकी कई किस्मों का भी जिक्र है। और यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। कैक्टस सिर्फ एक लड़ाका नहीं है, वो एक दाता भी है। पाठ हमें बताता है कि इसकी 1700 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं। 1700? जी, इनमें से कुछ का जिक्र परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। जैसे सैगवारो कैक्टस, ये कैक्टस का शहंशाह है। 40 से 50 फुट तक ऊंचा हो सकता है। 50 फुट? हाँ, ये इतना विशाल होता है कि कई पक्षी इसके तने में घोंसले बना लेते हैं। और इसके फल वो भी काम आते होंगे। बिल्कुल, रेगिस्तान के कई जानवरों और इंसानों के लिए भी भोजन का एक जरूरी स्रोत है। और एक और कैक्टस का जिक्र है जिसे एक बहुत ही सुंदर नाम दिया गया है, बैरल कैक्टस। असहायों का मित्र। हाँ, असहायों का मित्र। ये नाम क्यों दिया गया? क्योंकि यह सचमुच एक मित्र की भूमिका निभाता है। कल्पना कीजिए कि कोई यात्री रेगिस्तान में रास्ता भटक गया है और उसका पानी खत्म हो गया है। ओह, बहुत ही खतरनाक स्थिति है ये तो। ऐसी जानलेवा स्थिति में अगर उसे बैरल कैक्टस मिल जाए तो वो उसके तने का एक हिस्सा काटकर उससे अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी निकाल सकता है। अच्छा, इसीलिए इसे जीवन बचाने वाला दोस्त कहा गया है। जी हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम जाकर इन्हें काटने लगें। ये एक आखिरी उपाय है और प्रकृति का सम्मान सर्वोपरि है। ये एक जरूरी बात है। पाठ में पिप कैक्टस का भी जिक्र है जिसके फल मीठे और खाने योग्य होते हैं। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि कैक्टस रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र यानी डेजर्ट इकोसिस्टम का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। निश्चित रूप से। वो सिर्फ जिंदा नहीं रहता बल्कि दूसरों को जिंदा रहने में मदद भी करता है। बिल्कुल, वो भोजन, पानी और आश्रय, जीवन की तीनों मूलभूत जरूरतें पूरी करता है। लेकिन पाठ हमें एक और कैक्टस से मिलवाता है जो एक अलग ही कहानी कहता है। कौन सा? क्रिसमस कैक्टस। इसका जिक्र ये बताने के लिए किया गया है कि कैक्टस की दुनिया सिर्फ कांटों और कठोरता तक सीमित नहीं है। अच्छा। इस कैक्टस पर इतने सुंदर रंग बिरंगे और मनमोहक फूल खिलते हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये उसी परिवार का सदस्य है। ये तो उसकी कठोर छवि के बिल्कुल विपरीत है। बिल्कुल। ये हमें सीधे उस पहलू पर ले आता है जहां पाठ कैक्टस के सौंदर्य और उसके प्रतीकात्मक अर्थ की बात करता है। एक तरफ कांटे हैं और दूसरी तरफ मनमोहक और मजेदार फूल। और यही विरोधाभास कैक्टस को इतना खास बनाता है। लेखक हमें उसकी बाहरी कठोरता के पार झांकने और उसके अंदर छिपी कोमलता और सुंदरता को देखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये एक सीख है। हाँ, कि जो चीजें या लोग बाहर से सख्त दिखते हैं जरूरी नहीं कि वे अंदर से भी वैसे ही हो। अक्सर सबसे ज्यादा खूबसूरती सबसे मुश्किल जगहों पर ही खिलती है। मतलब ये कि परीक्षा में उपयोगिता पर भी एक सवाल बन सकता है, जैसे कैक्टस से विविध उपयोग लिहा। हाँ, बन सकता है। तो उत्तर में हम भोजन,
सैंग्वारो, पिपल, पानी, बैरल और आश्रय, सैंग्वारो के घोंसले जैसे उदाहरण दे सकते हैं। हाँ, और किसी एक प्रकार जैसे बैरल कैक्टस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए भी कहा जा सकता है। इसलिए इन नामों और उनकी विशेषताओं को याद रखना जरूरी है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को 2025 के बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए समेटें, तो उन्हें किन मुख्य विचारों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? मेरे हिसाब से 3 मुख्य क्षेत्रों पर पकड़ बनानी होगी। ठीक है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण है अनुकूलन यानी अडेप्टेशन। कैक्टस रेगिस्तान में कैसे जीवित रहता है, इसमें वो तीनों बिंदु आएंगे जिनकी हमने विस्तार से चर्चा की। पानी का भंडारण करने वाला तना, पानी बचाने वाले कांटे और पानी सोखने वाली जड़ें। इस पर एक बड़ा प्रश्न आने की संभावना सबसे ज्यादा है। ठीक है, पहला हुआ अनुकूलन, दूसरा क्या होगा? दूसरा है उपयोगिता यानी यूटिलिटी। कैक्टस रेगिस्तान के जीवन के लिए किस तरह उपयोगी है? अच्छा। इसमें सैग्वारो के फल और आश्रय, बैरल कैक्टस का पानी और पिट कैक्टस के खाने योग्य फल, इन उदाहरणों के साथ समझाना होगा कि वो पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और तीसरा और अंतिम क्षेत्र? तीसरा है प्रतीकात्मक अर्थ यानी सिंबलिज्म। यह पाठ हमें जीवन के बारे में क्या सिखाता है? इसमें कठोरता में छिपी सुंदरता, मुश्किलों से लड़ने की कला और अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाने का दर्शन आता है। तो परीक्षा में काटे हेच कैक्टसेचे जीवन जैसी पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कहा जा सकता है। बिल्कुल। और इसका जवाब सिर्फ यह नहीं होगा कि कांटों से वो अपनी रक्षा करता है, बल्कि यह भी कि कांटे ही उसे पानी बचाकर जीवन देता है, इसलिए वे ही उसका असली जीवन है। ये गहरी समझ जरूरी है। और मैं इसमें एक और चीज जोड़ना चाहूंगी, पाठ के शब्दार्थ। हाँ, जरूर। दुर्भिक्ष, अकाल या कमी और वाळवंट, रेगिस्तान जैसे शब्दों का सही अर्थ जानने से उत्तर लिखने में बहुत मदद मिलती है। बिल्कुल सही। तकनीकी शब्दों की समझ आपके उत्तर को और प्रभावशाली बनाती है। तो जगने कैक्टस चे सिर्फ एक पौधे की कहानी नहीं है, ये हमें सिखाता है कि कैसे सबसे मुश्किल परिस्थितियों में भी न सिर्फ जीवित रहा जा सकता है, बल्कि फला फूला भी जा सकता है और दूसरों के काम भी आया जा सकता है। सही, ये दृढ़ता और उदारता का एक अनूठा संगम है। आपने इसे बहुत खूबसूरती से सारांशित किया है। असल में यह पाठ बायोमिमिक्री का एक बेहतरीन उदाहरण है। बायोमिमिक्री? बायोमिमिक्री का मतलब है प्रकृति से प्रेरणा लेकर इंसानी समस्याओं का हल निकालना। इंजीनियर और डिजाइनर आज भी कैक्टस से सीख रहे हैं कि कम से कम पानी का उपयोग करके कैसे कूलिंग सिस्टम बनाए जाएं या कैसे पानी को बेहतर तरीके से स्टोर किया जाए। वाह, ये एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण है। तो यह सिर्फ एक पौधे की कहानी नहीं है, ये भविष्य के लिए एक डिजाइन मैनुअल भी है। तो ये पाठ सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि जीवन को एक नए नजरिए से देखने के लिए भी जरूरी है। और इसी सोच के साथ हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। कैक्टस अपने कांटों को, जो उसकी सबसे बड़ी चुनौती या कमजोरी लग सकती हैं, अपनी रक्षा और जीवन का आधार बना लेता है। तो सवाल ये है कि क्या हम भी अपने जीवन की चुनौतियों और तथाकथित कमजोरियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकते हैं? इस पर जरूर सोचिए।